हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुश ही रहना। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो नदियां हैं उनके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे, उनका जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे। तो चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हिमाचल प्रदेश की नदियां। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है आज का हमारा, अगर हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पे देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारी नदियां हैं, रिवर्स है हमारी हिमाचल की, तो इनमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। एक दो क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। तो हमने क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है, जानना है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि हमने ऐसे थोड़ी बहुत बात करनी है, हमने इसको बिल्कुल डिटेल में जाके पढ़ना है ताकि कल को हम इसको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो हिमाचल प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से कितनी नदियां बहती है? इसमें 5 नदियां बहती है। हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां। अब जो 5 नदियां हैं वो कौन कौन सी है? 5 नदियां तो हो गई। तो इसमें अब जो 5 नदियां हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? पहली आ गई हमारे पास सतलुज, सेकंड पे आ गए ब्यास, थर्ड पे आ गई हमारे पास रावी, फोर्थ पे आ गई चिनाब और पांचवें पे आ गई हमारे पास यमुना। तो ये जो मैंने 5 नदी यहाँ पे बताई ये हिमाचल में फ्लो करती है। अब बात आती है यहाँ पे कि सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इसकी अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन ये नहीं आएगी कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी नदियाँ हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन मेनली ये क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन जो इन नदियों का जो आप अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक हिस्ट्री है, उनमें से एक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो हम वन बाय वन इन सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे सतलुज की। तो उससे पहले, सतलुज की बात करने से पहले हम थोड़ा इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो सतलुज नदी है इसका जो इतिहास है उनमें से क्या किस किस मतलब उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये सतलुज की बात नहीं है, ये जितनी भी नदियां हैं हमारे पास, ये जो पांचों की पांचों नदियां हैं, इनका हमने जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के अपने अपने एक फैक्ट्स होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं। ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं हमारे, बेसिक फैक्ट्स हमने ये जाने हैं, इसके प्रमुख तथ्य है कि इन नदियों की क्या क्या इतिहास है, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इनका नाम क्या है, कैसे पड़ा है। ठीक है। और इनके ऊपर मतलब हज़ारों के आज के टाइम में तो हिमाचल में देखो, कोई भी रिवर है हमारी, उस पर क्या है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगा ही हुआ है। तो हमने वो भी देखने हैं क्योंकि वो सारे बहुत मेन आते हैं, वो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखो, बेसिक फैक्ट्स की बात करूं मैं, अगर बेसिक फैक्ट्स में क्या करना है हमने, अगर प्रमुख तथ्य की बात करूं तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि उस नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्थान कहाँ से है, मतलब वो कहाँ से, उसका ओरिजिन है, वो कहाँ से है उस नदी का। दूसरे पे हम बात करेंगे उसकी, दूसरे में बात करेंगे हम उसकी लंबाई। ठीक है। पहले जो फैक्ट्स है वो होता है उसका ओरिजिन, कि वो कहाँ से निकलती है, कहाँ जा रही है। ठीक है। और दूसरी भी जो बात आती है हमारे पास, वो आती है उसकी टोटल लेंथ कितनी है उस रिवर की, ये भी आ गई। थर्ड पे आता है हमारे पास उसका अदर नेम, अन्य नाम। अब जो भी हमारे पास ये नाम है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, यमुना, ये सारे क्या है, ये मॉडर्न नेम है। लेकिन जो भी इसका जो हमारे एंशियंट टाइम था उसमें इनका नाम कुछ और था,
इनको कुछ और बोला जाता था, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में, इनका नाम भी बताएंगे। तो इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा, इसके बाद आता है हमारे पास इसका अंत कहाँ होता है, एंड पॉइंट। ठीक है, अब एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट के बाद हम क्या करना है इसका, अब इसके बाद हमने देखा मेन प्रोजेक्ट, इसमें प्रमुख प्रोजेक्ट, इसके जो मुख्य प्रोजेक्ट क्या क्या है, इन नदियों के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इनके ऊपर बांध की, कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम इनके झीलों की, कौन कौन सी झीलें इनके ऊपर बनाई गई है। तो ये सारी जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, ये मेन चीज़ है, हमने ये जानने हैं और इनकी ही तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही सब पूछा जाता है। इन्हीं सब जो हमारे पास ये तथ्य हैं, इन्हीं में से हमारे पास जो क्वेश्चन पुट होते हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे सतलुज नदी की। ठीक है, अब बात करते हैं किस नदी की, सतलुज। अब जो सतलुज नदी है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं उद्गम स्थान की, सतलुज की उद्गम स्थान। ठीक है, अब जो सतलुज का जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जिसका उद्गम स्थान है, जहां से ये निकलती है, वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो जो सतलुज है ये निकलती है कहां से, तिब्बत से। अब ये मेनली तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में क्या है, तिब्बत तो एक कंट्री का नाम है जहाँ से निकलती है, जैसे इंडिया है वैसे तिब्बत है, तो ये तिब्बत से निकलती है। तो तिब्बत में एक कैलाश पर्वत है, क्या है, कैलाश पर्वत। तो तिब्बत में एक कैलाश पर्वत है। अब ये मेनली माना जाता है, ये चाइना का ही हिस्सा माना जाता है ये। ठीक है, तिब्बत, क्योंकि चाइना इसको बोलता है कि ये मेरा है, तो ये चाइना में माना जाता है, लेकिन है ये तिब्बत में है कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत तो सबको पता ही है, कैलाश पर्वत कहाँ है, इस पे कौन रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो जो सतलुज नदी है वो तिब्बत के कैलाश पर्वत, अब ये कैलाश पर्वत से भी नहीं, अगर मान लो आपके पास ये कैलाश पर्वत है, तो ये तो बहुत सारा बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा पर्वत है। अब इसमें से तो हजारों की संख्या में जो छोटी मोटी, जो छोटी और बड़ी नदियाँ निकली होगी। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इंडस रिवर भी यहीं से निकलती है, इंडस। तो अब क्या होता है, ये जो हमारे पास कैलाश माउंटेन है, इसके हमारे पास 4 पोल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो जो हमारे पास कैलाश पर्वत पे क्या है, 2 झीलें पाई जाती है, 2 झीलें हैं कैलाश पर्वत पे। एक का नाम है मानसरोवर झील, और दूसरी का नाम है राक्षस ताल झील। ठीक है, अब जो कैलाश पर्वत है उस पे 2 झीलें हैं, एक है मानसरोवर, दूसरी है राक्षस ताल। अब जो मानसरोवर है ये अलग है, इसकी कहानी कुछ अलग है, और जो राक्षस ताल है ये अलग है, इसकी कहानी कुछ अलग है। लेकिन कहानी तो बाद में सुनेंगे हम, लेकिन अभी हमें पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो उसका ओरिजिन है हमारे पास राजस्थान, सतलुज नदी। तो अब आपको लग गया पता, लेकिन ये सतलुज, ये जो हमारे पास 2 झीलें हैं राक्षताल और मानसरोवर, ये जो हमारा कैलाश पर्वत है ये इसके दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण छोर है जो, उसमें पाई जाती है। समझिए, तो अब पता लग गया कि जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से है।
उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत के राक्सताल झील से, ठीक है, सतलुज नदी का। अब ये पता लग गया हमें कि जो सतलुज नदी है उसका तिब्बत के कैलाश पर्वत के राक्षसताल झील से उद्गम स्थान है। अब एक बात और आती है, जो हमारे पास ये सतलुज नदी है, अब तिब्बत में क्या है, तिब्बत की भाषा, याद रखना इसको, तिब्बत की जो भाषा है वो अलग है, मतलब वो चाइनीज टाइप के बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, आई थिंक चाइनीज ही बोलते हैं वो, ठीक है। तो वहां पे जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी, उसका नाम, मतलब वो कुछ और इसको सतलुज नहीं बोलते हैं, वो इसका नाम बोलते हैं लैंक्वेन, लैंक्वेन, लैंक्वेन जैंगबो, ठीक है। अब ये एग्जामिनेशन के उसमें तो है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना जरूरी है कि तिब्बत के लोग जो सतलुज नदी है उसको क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको लैंक्वेन जैंगबो। अब आपको पता है जो लैंक्वेन जैंगबो है इसका मतलब क्या होता है तिब्बत में, जो लैंक्वेन होती है, लैंक्वेन, इसका मतलब होता है एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, और जो जैंगबो होती है, जैंगबो, ये बोलते हैं नदी को, ठीक है, समझ गए। तो अगर कभी इस बेस पे भी, चलो ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए तो नहीं पूछेंगे ऐसे लैंक्वेन जैंगबो वगैरह, जो तिब्बत के लोग इसको बोलते हैं सतलुज नदी को, लेकिन अगर आप कभी एसएससी या कोई और टेस्ट दे रहे यूपीएससी में, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये पता होना चाहिए हमें कि जो तिब्बत के लोग हैं वो सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं, वो जानते हैं लैंक्वेन एलिफेंट, मतलब एलिफेंट रिवर, एलिफेंट रिवर मतलब हाथियों की नदी। अब हाथियों की नदी क्यों बोला गया है इसको, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि इसको हाथी की, मतलब हाथी नदी क्यों बोला जाता है, लैंक्वेन जैंगबो क्यों बोला गया इसको। तो इसको मैं ऐसे छोटी मोटी बता देता हूँ कि जो जहां से ये निकलती है, मतलब तिब्बत के जिस घाटी से सतलुज निकलती है वहां मुख्यतः हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। वहां क्या पाए जाते हैं कि तिब्बत की जिस घाटी से ये सतलुज नदी फ्लो करती है वहां पे हाथी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, जो सतलुज रिवर है उनका मतलब जो हाथी है, जो सतलुज नदी है वो हाथियों का एक मुख्य स्रोत है पानी का। क्या है, मुख्य स्रोत, मुख्य स्रोत, तभी इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंट रिवर। समझ गया। तो अभी मैं आपसे ये पूछूं कि तिब्बत के लोग सतलुज नदी को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, लैंक्वेन जैंगबो, एलिफेंट रिवर, ठीक है। ये तो हो गया इसका उद्गम स्थान के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला आता है फैक्ट, वो आता है नंबर 2 पे फैक्ट आता है। ये तो पहला था कि लंबाई, लंबाई। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो सतलुज नदी है वो यहां से निकल रही है, ठीक है, और ये जहां भी जा रही है, मतलब इसका जहां भी एंड पॉइंट है, तो वहां तक इसकी लेंथ कितनी है, तो वहां तक इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है, मतलब इसकी है 1448 किलोमीटर,
मतलब ये टोटल, ये जो सतलुज नदी है ये टोटल कितना फ्लो करती है, कितना रास्ता तय करती है, ये करती है 1448 किलोमीटर। अब ये तो हुआ पूरा, मतलब ये ओरिजिन टू एंड, कहां से हुआ ये, ओरिजिन टू एंड हुआ ये। अब बात करते हैं इसकी हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है उसकी कुल कितनी लंबाई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई का मतलब आप ऐसे देखो, ये वाली लंबाई नहीं है, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में कुल कितना एरिया कवर करती है, मतलब। पर उससे पहले हमें क्या है, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ करती है, तभी हम बता पाएंगे ना। और इसका एंड पॉइंट कहाँ होता है हिमाचल में, तब जाके हमें पता लगेगा इसकी लेंथ का। तो देखो, तो हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई का पता लगाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है। तो जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी, तो ये हिमाचल में प्रवेश करती है आपकी शिपकी दर्रा। शिपकी दर्रा सुना है ना, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है किन्नौर में, किन्नौर जिला में। शिपकी ला क्या होता है, ला चाइनीज लैंग्वेज में ला को बोलते हैं पास जो होते हैं, ठीक है ना। शिपकी ला हम पास बोलते हैं दर्रा, और चाइनीज में ला बोलते हैं, ठीक है। तो ये पता लग गया कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल में कहाँ एंटर करती है, वो करती है शिपकी ला। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सतलुज नदी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कहाँ एंटर करती है, या कौन से दर्रे में एंटर करती है। तो सीधा आता है शिपकी ला, ये ठीक है, ये याद रखना। और जिला कौन सा है, किन्नौर। तो अब हमें पता लग गया इसका कि ये निकलती कहाँ से है, लेकिन इसका एंड कहाँ होता है जाके हिमाचल प्रदेश में। ये तो सबको ही पता है कि सतलुज नदी का एंड कहाँ है। अब बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर में जाके, बिलासपुर के भाखड़ा में, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर, ठीक है, वहां पे जाके क्या है, इसका एंड हो जाता है। अगर मैं बात करूं हिमाचल की, तो ये किन्नौर से ये क्या करती है, एंटर करती है, और बिलासपुर में जाके इसका एंड पॉइंट हो जाता है। वैसे तो अगर कुल लंबाई करते तो ये तिब्बत से निकलती है, अगर पूरी देखें तिब्बत से निकलती है और ये चली जाती है। अब हिमाचल में तो इसका क्या है, एक डैम बनाया हुआ भाखड़ा बांध, भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है ना, सुना है सबने, भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है ना, ये सबने सुना ही है। तो अब क्या हुआ, जो मेन जो रिवर है वो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन इसको क्या किया गया था, इसको फिर पंजाब से राजस्थान, फिर पाकिस्तान में जाके चली जाती है ये। लेकिन पंजाब में अब ये जो भाखड़ा नंगल बांध है, पंजाब में एक नंगल जगह है, ठीक है, जहाँ पे बांध बनाया हुआ है। पहले भाखड़ा है, भाखड़ा कहाँ पड़ता है, भाखड़ा पड़ता है बिलासपुर में, ठीक है। और दूसरा आता है नंगल बांध जो पड़ता है पंजाब में। तो यहाँ से क्या किया गया, इस रिवर को हमने लेक्स के थ्रू, किसके, लेक्स मतलब झील के जरिए इसको क्या किया हुआ है, राजस्थान तक पहुंचाया है, ठीक है ना। फिर राजस्थान से भी लेक के जरिए इसको किया गया है, पाकिस्तान तक पहुंचाया। और पाकिस्तान पहुंचने के बाद ये पाकिस्तान में एक इंडस रिवर जानते हैं, सिंधु नदी उसकी ये सहायक नदी बन जाती है। फिर सिंधु नदी की सहायक नदी। देखो, पहली बात, जो सतलुज नदी है ये निकलती है कैलाश माउंटेन से, ठीक है, कैलाश माउंटेन के राजस्थान झील से। और वहां से इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1448 किलोमीटर, यह है टोटल लेंथ इसकी,
ठीक है। और हिमाचल की बात करें अगर हम, तो हिमाचल में इसकी कुल लंबाई, अब कुल लंबाई की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये मैं अभी बताया नहीं आपको कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। तो जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर रास्ता तय करती है। तो मतलब ये शिपकिला से लेके बिलासपुर के भाखड़ा तक ये कितना रास्ता तय करती है, 320 किलोमीटर। ठीक है। अगर कुल बोले तो 1448 किलोमीटर, और अगर हिमाचल की बात करें तो 320 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास इसका लेंथ। अब बात करते हैं हम इसके अन्य नाम। अन्य नाम जो सतलुज नदी है इसके और क्या क्या नाम हैं। जैसे कि हमारे पास एक पीरियड था, वैदिक पीरियड था, उसमें इसका नाम कुछ और था। और जो हमारे पास एक टाइम ऐसा था जिसमें कि संस्कृत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था एनसीईआरटी में, तो इसमें इसका नाम कुछ और था। ठीक है। तो अगर हम बात करें वैदिक काल में, तो वैदिक काल में इसका नाम था स्तुद्री। इसमें कंफ्यूज मत होना संस्कृत में और वैदिक काल में। वैदिक काल में जो सतलुज का नाम था वो था स्तुद्री। अब बात करते हैं हम संस्कृत में। संस्कृत में इस नदी को बोला जाता है स्तद्रु। ठीक है। वैदिक काल में इसका नाम था स्तुद्री और संस्कृत में इसको बोला जाता है स्तद्रु। अब ये तो हो गए इसके नाम, लेकिन इनमें आपने क्या कंफ्यूज नहीं होना। एक तो वैदिक पीरियड में बोला जाता है इसको स्तुद्री और संस्कृत में बोला जाता है इसको स्तोत्र। अब इसके बाद आते हैं इस पे जो मेन प्रोजेक्ट है, मेन मतलब प्रमुख प्रोजेक्ट। तो इस नदी पे मुख्य रूप से 4 या 5 जो प्रोजेक्ट हैं वो एस्टैब्लिश हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आता है हमारे पास संजय भावा प्रोजेक्ट। और ये भावा प्रोजेक्ट है, ये है हमारे पास किन्नौर में। ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि बिजली का उत्पादन करते हैं, इस नदी पे बने हुए हैं। नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास बसपा 2। ठीक है। एक बसपा वो अलग बसपा नदी पे बना हुआ है, लेकिन एक बसपा 2 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो इस नदी पे बना हुआ है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा आता है हमारे पास नाथपा झाकड़ी। कौन सा आता है? नाथपा झाकड़ी। मतलब रामपुर से आप किन्नौर की तरफ जाओगे तो ये प्रोजेक्ट आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये नाथपा झाकड़ी आता है और ये बहुत बड़ा है। उसके बाद हमारे पास आता है, अब जो नया एस्टैब्लिश हुआ है हमारे पास एक कोल डैम भी आया है। कोल डैम, तो यहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये एनटीपीसी के द्वारा है।